हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में जिनका पेपर अभी 28, 29 और 30 को होने वाला है आरआरबी टेक्नीशियन का, उनके लिए जनरल साइंस के मोस्ट 50 है ना 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। साथ ही साथ साथियों, जो मैं आपको करंट अफेयर्स के क्लासेस अभी करवा रहा हूँ एक्सपेक्टेड, उनको भी आप जरूर देख के जाना पेपर से पहले। एटलीस्ट जो मैंने अभी प्लेलिस्ट आपको बना दिया है एक आरआरबी टेक्नीशियन का स्पेशल, उसमें जो साइंस और आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको तो आप लगा ही लेना, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास के लास्ट में आप जरूर बताना क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं, और वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या अनुपात दिए गए रंग और माध्यमों के जोड़े के लिए नियत है। यह कौन सा नियम है, यानी किस नियम का ये उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दिए गए रंग और माध्यमों के जोड़े के लिए नियत रहता है। बताइए, सोचिए मन में क्या आंसर होगा। बिल्कुल स्नेल का नियम। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। साथियों, स्नेल का नियम का सूत्र याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, ये होता है आपका साइन आई बटा साइन आर, है ना। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है आपका N2 बाई N1। याद रखना, ये स्नेल का नियम का आपका सूत्र है, जो कि आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ओके, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस में खट्टा स्वाद होता है क्योंकि इसमें क्या होता है। अब देखो, नींबू के रस में खट्टा स्वाद होता है क्योंकि नींबू के रस का जो पीएच मान होता है वो 2 से 3 के बीच में होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि नींबू का जो रस है वो ये खट्टा स्वाद होता है, यानी ये अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अम्ल होते हैं, क्योंकि इसमें अम्ल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्लास में। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है किसको। तो देखिए, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं के योगफल को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। याद रखिए, करेक्ट होगा द्रव्यमान संख्या। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए, एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो योगफल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को ए से प्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि द्रव्यमान संख्या को किस लेटर से संकेतित करते हैं या फिर निरूपित करते हैं, तो ए से, ये आपको याद रखना है। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, यहां अवोगाड्रो संख्या का मान आपसे पूछा जाता है पेपर में साथियों। तो अवोगाड्रो संख्या का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 6.022 गुने 10 का पावर 23 होता है। ये आपको यहाँ याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमीबिया, देखिए अमीबियासिस से इनमें से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो अमीबियासिस के कारण होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, करेक्ट आंसर होगा साथियों पेचिस। याद रखना ऑप्शन नंबर ए, जो कि एंट अमीबा के कारण उत्पन्न होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा यहाँ आपका पेचिस। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल का उपयोग नहीं है, आपका ना है पूछा है ना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल का उपयोग है। अब देखिए, इथेनॉल का उपयोग हम किस रूप में करते हैं, मादक पेय में, खांसी के सिरप में, इसके अलावा पेंट जो होता है ना, पेंट हम घरों की दीवारों में जो पेंट करते हैं, पेंट के विनिर्माण में भी एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सभी विकल्प सही है। साथियों, एथेनॉल का रासायनिक फार्मूला आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एथेनॉल का जो साथियों रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है आपका C2H5OH। याद रखना है ये, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इकाई क्षेत्र पर बल किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों, इकाई क्षेत्र पर बल किसको कहा जाता है, दाब को। दाब यानी पास्कल बराबर होता है साथियों F अपॉन ए, यानी होता है ये आपका बल बटा क्षेत्रफल या बल बटा क्षेत्र, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो याद रखना, दाब का मात्रक होता है पास्कल, और पास्कल इक्वल टू क्या होता है, तो F अपॉन ए, यानी आपका F से फोर्स यानी बल,
और ए से एरिया आपका हो गया, यानी बल बटा क्षेत्र। ये आप याद रखना, ये सब सूत्र आपसे पूछे जा रहे हैं पेपर में, है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है, दूध को उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, दो चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के बाद दूध उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका हो जाएगा प्रोलैक्टिन। क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन। और अगर आपसे पूछे कौन सा हार्मोन है जो दूध का उत्पादन करता है, तो याद रखना ऑक्सीटोसिन। ये बड़ा ही कंफ्यूजन होता है साथियों, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन में दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का कार्य अलग अलग है। ये जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करता है? दूध को उत्पन्न करने के लिए उत्तेजित करता है। और दूध जो बनाने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन। ये दोनों बातें आपको याद रखना है। आगे देखिए, किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित, देखिए किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि अवोगाड्रो संख्या का मान आप याद रखना, और ये क्वेश्चन का आंसर आपका अवोगाड्रो संख्या होगा। किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो याद रखना अवोगाड्रो संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अवोगाड्रो संख्या जो है इसको Na से दर्शाया जाता है। एक सेकंड, मैंने लिखा था, देखो इसे जो है ना Na से या Na द्वारा दर्शाया जाता है, और इसकी प्रति मोल या मोल का इनवर्स 1 या -1 जो है ये इसकी इकाई होती है, ये आपको याद रखना है। और इसका मान तो मैंने आपको बता ही दिया साथियों, 6.02214 ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। आप इतना भी याद रख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। आप केवल इतना ही याद रखना, काम आपका चल जाएगा। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जब सफ़ेद प्रकाश, ठीक है, जब सफ़ेद प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विक्षेपण क्यों होता है? साथियों ये तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जब सफ़ेद प्रकाश जो कि 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विक्षेपण क्यों होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि सफ़ेद प्रकाश के 7 रंग एक कांच के प्रिज्म के माध्यम से विभिन्न गति से यात्रा करते हैं। करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यदि एक उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कल ही मैंने आपको बताया था कि साथियों f बराबर क्या होता है? r/2। यानी अगर आपको साथियों यहाँ देखिए, यहाँ अगर फोकस दूरी निकालना है और वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है तो उसका आधा कर दीजिए। तो यहाँ देखो फोकस दूरी आपको कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर है ना, तो इसका आधा कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन में यही आपसे पूछा था कि देखो कल क्या हुआ था कि वक्रता त्रिज्या आपको दे रखी थी और आपको फोकस दूरी पूछा था, तो उसमें 24 सेंटीमीटर हो जाता, आसानी से आप बना सकते थे इस टाइप के क्वेश्चन। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो भाई इसका सामान्य नाम आपसे पूछा है, तो इसका सामान्य नाम होता है साथियों विरंजक चूर्ण। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा विरंजक चूर्ण। अगला निम्नलिखित में से किसमें अधिक मात्रा में होने के कारण चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक होता है? यानी चॉकलेट में इनमें से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है जिसके कारण चॉकलेट जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है? तो याद रखिए कैडमियम, सीसा, निकेल, ये सभी हानिकारक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हानिकारक आपका सीसा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। कोबाल्ट भी पाया जाता है आपका चॉकलेट में, कैडमियम भी पाया जाता है, निकल भी पाया जाता है, ये बातें याद रखना, लेकिन सीसा जो है सबसे ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक होता है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? सोनार साथियों, सोनार का उपयोग कब करते हैं या किस लिए करते हैं? तो भाई सोनार का उपयोग हम कब करते हैं? समुद्र में करते हैं, ठीक है। समुद्रयान के द्वारा जो है गहराई को मापने के लिए करते हैं। तो सोनार का पूर्ण रूप आपसे पूछा जा रहा है कि फुल फॉर्म क्या होता है? देखो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड, नेविगेशन एंड रेजिंग, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साउंड, नेविगेशन एंड रेजिंग। आगे देखिए निम्न में से कौन माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए
के लिए लिया गया समय है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कौन माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है। ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया था। देखिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका समय अवधि होगा। आयाम, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति मत बता देना गलती से। निम्न में से कौन माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है, तो इसको समय अवधि बोलते हैं। याद रखना, समय अवधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि मानव शरीर के किस भाग में बीली उपस्थित होता है। बीली, देखिए ध्यान से, अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कंफ्यूज में हो जाओगे। कंफ्यूज बिल्कुल, आधे से ज़्यादा, आधे क्या यार, 90% बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, लेकिन आप पढ़ के जाओगे तो आप गलत नहीं करोगे। आप देखो, मानव शरीर के किस भाग में बीली उपस्थित होता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत में। साथियों, मैं यहाँ पर फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, बीली जो है ना, ये देखो कहाँ पर होता है, इस जगह पर, ये इस जगह पर, इसी को बड़ा करके यहाँ पर दर्शाया गया है। देखो, सिंगल विलीस, ये सब जो है विली का उदाहरण है, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से होता है छोटी आंत में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत। याद रखना, हम जो भोजन करते हैं और भोजन जो पचता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है। अब बोलोगे सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन में तो है ही नहीं है। अब ऐसे ऑप्शन ऑलरेडी ऐसे रेलवे जो है आपको ग्रुप डी के पेपर 2022 में जो हुआ था उसमें दे चुका है। यही सेम क्वेश्चन, ऑप्शन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ही नहीं। ऑप्शन क्या था, तो मीटर पर सेकंड, इसको इसी को तो बोलते हैं ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना। अगर आपको साथियों ये ऑप्शन में ना मिले कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको क्या आंसर करना है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जानते हुए भी इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाओगे या फिर गलत कर दोगे अगर ऐसा ऑप्शन दे दे तो, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड कर दिया। देखो, ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई, मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो डेनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट ने। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, डेनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है। तो भाई देखिए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है, तो साथियों अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, अनुमस्तिष्क बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस प्रकार का लेंस मानव नेत्रों में मौजूद एक प्राकृतिक लेंस है, यानी आपके आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है भाई। तो करेक्ट होगा उत्तल लेंस। साथियों, आज मैंने करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास एक करवाया है, देख लेना आप उसको पेपर से पहले, है ना। चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को परस्पर लगातार जोड़ा जाता है तो उन्हें किस रूप में जुड़ा हुआ कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को परस्पर लगातार जोड़ा जाता है। मान लेते हैं, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि यहाँ आपका एक प्रतिरोध है और फिर जो है लगातार एक प्रतिरोध को और जोड़ा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो है आपका 3 ओम का है। ठीक है, 3 ओम है और ये आपका मान लेते हैं 8 ओम है। तो इसको आप क्या बोलोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसको आप क्या बोलोगे, श्रेणी क्रम बोलोगे। और यहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, तो दोनों को जोड़ देना है भाई, सिंपल सी बात है। 3 और 8 को जोड़ दोगे तो 11 ओम इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, है ना, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी श्रेणी को इनको जो है इसको या फिर इसको जो है श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ कहा जाता है, याद रखना। देखिए, गोलाकार दर्पण के ध्रुव P से प्रमुख किरण केंद्र F की दूरी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंपल भी है। देखो, मान लेते हैं ये अवतल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका मुख्य अक्ष को P से हम यहाँ पर दर्शाते हैं और ये हो गया आपका फोकस। तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। तो यहाँ पूछा ये जा रहा है कि ध्रुव P से प्रमुख किरण केंद्र F की दूरी कितनी है। तो सिंपल सी बात है, कितनी दूरी होगी, फोकस दूरी होगी ना इसका। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, फोकस दूरी, याद रखना।
ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है साथियों फोकस दूरी। आगे देखिए नेक्स्ट है आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे जो हैं जो पढ़े ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाएंगे वो तो गलत करेंगे ही। अब आर्किमिडीज का नाम सुनते ही वो जहाज पनडुब्बी इन सभी में जो है टिक करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। अब देखो आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा ध्वनि या उत्पन्न ध्वनि की जो पुनरावृत्ति होती है इसको प्रतिध्वनि बोलते हैं साथियों। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता के बीच आवश्यक दूरी कितनी होती है, बिल्कुल पता ही है आपको, 17 मीटर है ना, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, यदि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसकी समय अवधि कितनी होगी। तो समय अवधि साथियों को समय अवधि को हम टी से डिनोट करते हैं और टी बराबर क्या होता है, टी बराबर आपका होता है 1 फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मान आपको कितना दिया हुआ है, 100 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए 1/100। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, एक को जब 100 से डिवाइड करोगे तो कितना निकल के आएगा, 0.01 सेकंड आएगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना ये समय अवधि का आपका छोटा सा फॉर्मूला होता है, 1 फ्रीक्वेंसी आवृत्ति आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा है। तो जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक ये सभी तो पादप हार्मोन है ना, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग क्या होता है। तो जीवों में ध्वनि को ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग होता है उसको बोलते हैं साथियों श्रवणग्राही। याद रखना श्रवणग्राही। और देखने के लिए जो संवेदी अंग होता है उसको प्रकाशग्राही बोला जाता है। सूंघने के लिए जो आपका संवेदी अंग होता है, सूंघने के लिए है ना, कोई भी चीज़ का पर सूंघने के लिए, नाक से सूंघते हैं ना, सूंघने के लिए याद रखना धृणग्राही। ये तीनों आपको याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो साथियों अभिक्रिया दी हुई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान से देखिए, सोचिए थोड़ा क्या आंसर हो सकता है। तो साथियों ये जो अभिक्रिया दी हुई है, देखो ना इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो साथियों यहाँ पर देखो उपचयन और अपचयन आपका दोनों ही हो रहा है। देखो ना यहाँ कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड से यहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो इसको क्या बोलोगे, इसमें तो उपचयन और अपचयन दोनों ही हो रहा है। और जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, देखिए ये जो समीकरण आपको दिया हुआ है ये साथियों अभिक्रिया किस प्रकार की है, दी गई अभिक्रिया ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान से अगर आप यहाँ देखोगे ना साथियों, तो देखो यहाँ पर जो है ना, देखोगे अगर ध्यान से तो देखो यहाँ एल्युमिनियम के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और यहाँ पर जो है लोहा के साथ यानी आयरन के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर हट गया है। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, द्विविस्थापन नहीं, सिंगल विस्थापन अभिक्रिया है ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न भाग की लो कैसी होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो जो लो उत्पन्न होती है वो किस प्रकार की होती है। तो याद रखिए चमकीली उजाला या फिर चमकीली सफ़ेद। ठीक है, चमकीली उजाला या चमकीली सफ़ेद आपको ऑप्शन में देगा, वही आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो भाई सिंपल क्वेश्चन है साथियों, दूध से दही बनना ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रासायनिक परिवर्तन। अगला है, विद्युत प्रवाह का एक सतत और संवरित पथ क्या कहलाता है। तो साथियों विद्युत प्रवाह का एक सतत और संवरित पथ जो है ये क्या कहलाता है। तो ये विद्युत परिपथ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, विद्युत प्रतिरोध। याद रखिए परिपथ, माफ करना, विद्युत प्रतिरोध नहीं, विद्युत परिपथ है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के परित अपनी गोलाकार कक्षा में घूमता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो भाई किस बल के कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी के परित अपनी गोलाकार कक्ष में घूमता है? तो ये अभिकेंद्री बल के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ठोस पदार्थों के ताप को बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अब देखिए ठोस पदार्थों का ताप को अगर बढ़ा देते हैं तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बढ़ती है। अगला, निम्नलिखित में से किसे पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसे पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए एंटोन डी बेरी को। एंटोन डी बेरी जिनको जो है ना पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है साथियों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा होता है? बड़ी आंत का पहला भाग पूछा जा रहा है कि कौन सा होता है? तो याद रखिए बड़ी आंत का जो पहला भाग होता है उसको सीकम के नाम से जानते हैं। सीकम की बात करें तो साथियों लगभग जो है ना देखिए 5 इंच से ये 3 इंच तक चौड़ा होता है। 5 इंच से 3 इंच तक ये चौड़ा होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है साथियों, सीकम का जो मुख्य कार्य होता है वो बिना पचे हुए भोजन और पानी को संग्रहित करता है। ठीक है, जो भोजन नहीं पचता है, ठीक है, उसको और पानी को ये क्या करता है? तो संग्रहित करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सापेक्ष गति में परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल क्या है? तो सापेक्ष गति के परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल जो है ये क्या है? तो याद रखिए गतिशील घर्षण है। ये गतिशील घर्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गतिशील घर्षण। एरिन किसे कहते हैं? तो देखिए एरिन जो है ना ये क्या है? तो एक हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? देखिए एरिन जो है ना साथियों एक सुगंधित हाइड्रोकार्बन है, याद रखिएगा सुगंधित हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सुगंधित हाइड्रोकार्बन। ठोस कोण की इकाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा ठोस कोण की इकाई क्या है भाई? तो याद रखिए स्टेरेडियन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकर्षण बल सबसे कम प्रभावी किस में होते हैं? तो साथियों आकर्षण बल जो है सबसे कम किस में होता है? देखिए सबसे अधिक तो आपका ठोस में होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत सामने सामने होता है। उससे थोड़ा दूर दूर आपका किस में होता है? उससे थोड़ा दूर दूर आपका होता है द्रव में। और द्रव से भी दूर, ऐसे दूर दूर पे कौन होता है? सबसे दूर दूर पे जो है आपका गैस में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गैस में। आकर्षण बल जो है सबसे कम प्रभावी किस में होगा? जो दूर दूर होगा, यानी गैस में। सबसे अधिक किस में प्रभावित होगा? जो सामने होगा। तो सबसे सामने किस में होता है? द्रव में होता है। उसके बाद थोड़ा बीच बीच में आपका होता है द्रव में, ठीक है, ये ज़्यादा दूर नहीं होता है, लेकिन गैस में जो है ना बहुत दूर दूर पर होते हैं। तो इसमें आकर्षण सबसे कम प्रभावी होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा गैस में। आगे देखिए, मेलाकाइट जो है ये किसका एक अयस्क है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो मेलाकाइट ये किसका एक अयस्क है? याद रखिएगा तांबा का, यानी कॉपर का। ऑप्शन नंबर डी। साथियों देखिए आप लोग लाइक जरूर करा करिए क्लास को, ठीक है। आगे देखिए, कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो कोक का महत्वपूर्ण उपयोग ये पूछा जा रहा है कि कोक का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, धातुओं के निष्कर्षण में एक कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अम्ल वर्षा का कारण होती है? तो साथियों अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? SO2 और NO2। तो यहाँ SO2 आपको दिया हुआ है ना, तो NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आपको आंसर करना था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए दी गई अभिक्रिया जो है इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? आपको ये देखना है कि किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए देखिए किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है भाई? तो देखो ना यहाँ पर ऑक्सीकरण किस पदार्थ का हो रहा है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपका मैग्नीशियम है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी यहाँ पर जो है किसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन हुआ है? तो आप बोलोगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखिए कांसा जो होता है ना साथियों, कांसा ये किसकी मिश्र धातु है? ध्यान से देखिए, कांसा जो है ना, ब्रॉन्ज, ये किसके मिश्र धातु है? तो ये तांबा और टीन का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, तांबा और टीन का। आगे देखिए, एक लंबा वृक्ष अपने अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संचित कर सकता है? तो साथियों एक लंबा वृक्ष यानी पुराना, ये लंबा हो गया है वृक्ष, यानी
इस बात से ये साबित होता है कि ये जो वृक्ष है इसकी आयु ज़्यादा हो गई होगी। तो आप बोल सकते हैं कि पुराने जाइलम के अंत काष्ठ में। एक चीज़ याद रखना, जो साथियों पुराने वृक्ष होते हैं ना साथियों, वो अपने अपशिष्टों का उत्पादन करते हैं और उसको किस नाम से जानते हैं, ये अगर पूछे तो याद रखना गोंद और रेजिन के नाम से, गोंद और रेजिन। ठीक है, देखते हैं आप कभी कभी पुराने पेड़ के सामने जाते हैं तो चिपचिपा सा पदार्थ आपको दिखता है गोंद के जैसा। ठीक है, वो क्या होता है, वो साथियों उन पौधों का अपशिष्ट उत्पाद होता है, याद रखना। तो ये कौन कर सकता है भाई, तो पुराने जाइलम, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपचयन होने वाले पदार्थ की पहचान करिए। अब बताइए, अब इनमें से कौन सा पदार्थ है जो अपचयन हो रहा है। तो ध्यान से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कौन अपचयन हो रहा है, तो देखो जिंक अपचयन हो रहा है ना। देखो जिंक से ऑक्सीजन आपका हट रहा है, जिंक से ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी यहाँ पर किसका अपचयन हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिंक ऑक्साइड। साथियों ये जो क्वेश्चन है ना रिएक्शन वाले, इसको थोड़ा अच्छे से आप करना पेपर में ध्यान से, बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरित शैवाल है। तो इनमें से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल का उदाहरण है, तो देखो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है ना यहाँ पर। देखिए क्लेमाइडोमोनास जो है आपका एक कोशिकीय हरित शैवाल का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो भाई पृथ्वी पर इसका भार निकालने के लिए आप क्या करोगे साथियों, W = mg। यहाँ द्रव्यमान का मान आपको 10 kg दिया हुआ है और g का मान आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और भार का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है क्या, नहीं। किलोग्राम होता है क्या, नहीं। वाट होता है क्या, नहीं। क्या होता है भाई, भार का मात्रक न्यूटन होता है ना। बल और भार दोनों का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ पर 100 न्यूटन हम इसका आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, देखिए ए में आपको लिखा हुआ, ये पूरा क्वेश्चन ही है, यहाँ तक क्वेश्चन है। ठीक है, ए में लिखा हुआ है एल्युमिनियम में ध्वनि की गति 25 डिग्री पर बताना है। 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्युमिनियम में ध्वनि की गति होती है 6420 मीटर पर सेकंड, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है निकल में ध्वनि की गति 6240 मीटर पर सेकंड होता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि साथियों देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर निकल में जो ध्वनि की गति होती है ना, वो कितनी होती है, तो याद रखना 6040 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ आपका गलत लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए, केवल ए ही सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि 30 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ चलती है, तो वस्तु के पास गतिज ऊर्जा क्या है। उड़ा दीजिएगा ना, बिल्कुल उड़ा देना है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा बताना है, यानी काइनेटिक एनर्जी बताना है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। तो लगाइए फॉर्मूला, हाफ m यानी द्रव्यमान का मान कितना दिया हुआ है 30, और v वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, तो देखिए 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 30 को काट दिया 15 बार में, और 15 पचे कितना होता है, 15 पच्चे कितना होता है, 1 सेकंड, v² होता है ना, mv² होता है, यानी 5 × 5 यहाँ पर आएगा। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे ना साथियों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो है निकल के आएगा 375 जूल, है ना। 375 जूल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 375 जूल इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा न्यूमेरिकल आपसे पूछे भी जा रहे हैं, तो आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन जो है होमवर्क का है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। देखिए निम्न में से कौन सा वृक्कास्म यानी गुद्दे की पथरी बनाने वाला सबसे सामान्य यौगिक है। साथियों किडनी में जो स्टोन होता है ना, वो किसका बना होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम साइट्रेट। क्या आंसर होगा, आप जरूर पढ़े हैं, बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। साथियों फिर से बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट जो है टेक्नीशियन का, जितने क्लासेस आपको मिलेंगे ना, सारे क्लासेस देख के जाना पेपर से पहले। ठीक है, आज जो करंट अफेयर्स का 100 क्वेश्चंस का क्लास करवाया है, उसको जरूर से जरूर देख लेना अभी आप। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एक लाइक कर देना,
और बताना आपको ये क्लास कैसा लगा है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।